हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र शनत वर्मा आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपके लिए ज़बरदस्ती चित्र लगाया हुआ है और देखिए दोस्तों, इमेज में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और मैंने अपनी कॉपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों की आपको जानकारी मिलेगी। मैं चित्र से समझाना शुरू करता हूं और बार बार आपको कॉपी पर ले जाकर अच्छी अच्छी बातें जो फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं वो सब बातें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए, श्वास कहाँ से अंदर जाती है आप सभी को पता है, नाक से या मुख से। और आप चित्र में देख रहे होंगे लिखा हुआ है मुख गुहा। गुहा शब्द जो है इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं उसको। मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में, आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको। तो मुख गुहा या नासा द्वार आपको लिखा दिख रहा होगा। नासा द्वार मतलब नाक का द्वार। इनके द्वारा श्वास अंदर जाती है दोस्तों। और उसके बाद सबसे पहला भाग पड़ता है ग्रसनी। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ग्रसनी। इसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में ही कार्य करता है, अर्थात कॉमन ट्यूब है। दोनों में उभयनिष्ठ नली है। इसके बाद एक नली ये दो भागों में बढ़ती है दोस्तों। सांस के जाने के लिए एक अलग मार्ग होता है, भोजन के जाने के लिए एक अलग मार्ग होता है। इसीलिए फेरिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने पाचन तंत्र के वीडियो में आपको बताया था कि भोजन जो है सांस नली में ना चले जाए, सांस वाले मार्ग में ना चले जाए, इसलिए उसमें एक द्वार लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस। और अगर पाचन तंत्र का पूरा वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बताया गया है। और देख रहे हैं दोस्तों, ग्रसनी के बाद आपको दिखाई दे रहा है कंठ लिखा हुआ है। कंठ लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स या स्वर यंत्र। तो आप चित्र से देख चुके हैं कि ग्रसनी के बाद आ रहा है आपका फेरिंग्स, के बाद आ रहा है लैरिंग्स, जिसको कंठ कहते हैं या हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। और अब आ जाइए दोस्तों कॉपी पर। और कॉपी में आपको दिख रहा होगा नाक, या इसी को नासा द्वार कहते हैं, या मुख, या है ना, मुख या मुंह, मुख गुहा, इसी को मुख गुहा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है नोज या नोजल पैसेज, या माउथ कैविटी। कैविटी का मतलब मैंने बताया गुहा। एक्चुअली कैविटी का मतलब दोस्तों एक गड्ढा होता है। एक गुहा का मतलब गड्ढा। आप समझ सकते हैं गुफा, मैंने बताया था आपको पाचन तंत्र में एक गुफा जैसा होता है, मुख के अंदर गुफा जैसा होता है ना। और अगर कोई मच्छर अंदर चले जाए तो उसके लिए तो गुफा ही होगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये गुफा जैसा ही है, ठीक है, या गड्ढा बोल सकते हैं। तो कैविटी का मतलब आप समझ चुके हैं। और माउथ कैविटी के द्वारा भी श्वास, कभी कभी आप देखते होंगे मुख से भी श्वास ले लेते हैं हम लोग, तो इधर से भी हवा चले जाती है अंदर। और उसके बाद आता है ग्रसनी। जैसा कि मैंने आपको चित्र द्वारा बताया, ग्रसनी को ही फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। और ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र में कॉमन ट्यूब है।
और ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद मैंने बताया आपको स्वर यंत्र आता है, चित्र में लिखा था कंठ, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स। और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि आदम का शेप क्या है, तो आदम का शेप इसी स्वर यंत्र या लैरिंग्स को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुरुषों में जो ये लैरिंग्स है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। थोड़ा पुरुषों का जो गला होता है देखेंगे आप, कंठ के पास थोड़ा ज़्यादा निकला होता है यहाँ पर, और इसीलिए इसको बोलते हैं आदम का सेब या एडम्स एप्पल। ठीक है, और मैंने उच्चारण करके भी लिख दिया है, लैरिंग्स पढ़ते हैं इसको। और कभी कभी देखिए दोस्तों, थायराइड जो होता है गले के पास, आपको सबको पता होगा गले में थायराइड ग्रंथि होती है, तो ऑप्शन में अगर लैरिंग्स नहीं दिया है और पूछा गया है आदम का शेप, तो आप बता सकते हैं थायराइड को। ठीक है, कभी कभी थायराइड भी आंसर में ले लेता है। तो एडम्स एप्पल किसको कहते हैं, लैरिंग्स को कहते हैं। बहुत बार आया दोस्तों, याद रखिएगा। और चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है कि फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। और जो मैं वायु के गुजरने का मार्ग बता रहा हूँ, नाक से ग्रसनी, ग्रसनी से लैरिंग्स, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अनुक्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। आपको सीक्वेंस दे देंगे बहुत सारे उल्टे पुल्टे, और एक सीक्वेंस सही रहेगा, तो उस अनुक्रम को आप टिक करके आएंगे सही उत्तर में, और अपना 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, लैरिंग्स के बाद क्या आता है। और आप लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, स्वर यंत्र के बाद आता है वातक नली। वातक नली को ही श्वास नली बोलते हैं। वात मतलब आप समझते होंगे कि हवा होता है, चक्रवात नाम आपने सुना है ना, तो वात मतलब होता है हवा। और इसी वातक नली को दोस्तों ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए, मैंने हिंदी में उच्चारण करके भी लिखा हुआ है। और यह नली एक हड्डी से घिरी होती है दोस्तों, मैं चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। उस हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेजियस बोन। कार्टिलेजियस बोन हिंदी में देखिए उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि, हड्डी को अस्थि बोलते हैं, और कार्टिलेजियस हड्डी को क्या बोलते हैं, उपास्थि। तो ये जो कार्टिलेजस लिखा हुआ है, ये एक बोन है, और इस हड्डी की एक वलय बनी होती है, एक रिंग बना होता है, जो ट्रैकिया नामक नली को जुड़ने से रोकती है। किस प्रकार से जुड़ने से रोकती है, उपास्थि वलय। देखिए, झिल्ली क्या होता है, जैसे आप झिल्ली को फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही झिल्ली से वो हवा निकालें आप, तो झिल्ली आपस में जुड़ जाती है ना, चिपक जाती है। और अगर ऐसा ट्रैकिया जो नली है, ये तो एक मजबूत नली नहीं है, है ना। मजबूत नली होती तो चिपकती नहीं, लेकिन ट्रैकिया एक मजबूत नली नहीं है, तो इसीलिए यहाँ कार्टिलेजस बोन की बनी एक रिंग होती है, एक वलय होती है, जो ट्रैकिया में लगी होती है, और ट्रैकिया को क्या है, चिपकने से रोकती है। और ये पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो ट्रैकिया है, ये किसके द्वारा घिरा होता है, उपास्थि वलय द्वारा या कार्टिलेजियस बोन द्वारा, कार्टिलेजियस बोन से बने रिंग द्वारा। तो यह बात भी आपसे पूछी जाती है, मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद लेकिन आप पहले देख लीजिए, श्वसनी लिखा हुआ है उसके नीचे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और बहुत सारे ब्रोंकाई हो गए, तो इसीलिए ब्रोंकाइयों द्वारा श्वास गुजरती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं, श्वसनी। तो श्वास नली के बाद आ रही है श्वसनी। और
मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्र में दोस्तों। देखिए, ये देखिए ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया के अंदर क्या है? ट्रैकिया के अंदर आप लोग देख रहे हैं कार्टिलेजियस बोन से बनी रिंग है, जो ट्रैकिया को चिपकने से रोकती है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि यह बोन क्या कार्य करती है और किस में लगी होती है? वातक नली में या ट्रैकिया में। उसके बाद वो कुछ भी बोल दे घुमा फिरा के, आप लोगों को लगाना क्या है? उपास्थि वलय या कार्टिलेजियस रिंग। बात देखिए दोस्तों, आपको चित्र में ब्रोंकाई दिखाई दे रहा होगा। ब्रोंकाई मतलब श्वसनी। देखिए मैं बार बार आपको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाया करें। आपने देख लिया है श्वसनी को। श्वसनी के आगे आपको दिखाई दे रहा होगा श्वसनिका, और श्वसनिका को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। श्वसनिका को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। और बहुत सारे ब्रोंकियोल हैं, इसीलिए ब्रोंकियोल्स, या हिंदी में बोलेंगे श्वसनिकाएँ। तो आप लोग देख रहे होंगे जो है फेफड़ा, जो है फेफड़ा के अंदर होता है ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है। और जो है ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी, और श्वसनी के बाद आता है श्वसनिका। तो ठीक है दोस्तों, फेफड़े के अंदर की बात चल रही है अभी। वातक नली आप देख रहे होंगे, ट्रेकिया तक तो फेफड़े में नहीं पहुंचे थे। ट्रेकिया जो है दो भागों में टूटता है और फेफड़ों के अंदर जाता है। दो फेफड़े होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो देखिए दोस्तों, श्वसनी के बाद श्वसनिका, और इंग्लिश में लिखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी कॉपी में लिखा है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी को इसके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, श्वसनिका के बाद एक सबसे अच्छी संरचना जिसके द्वारा ही मेन काम होता है श्वसन तंत्र का, उसको बोलते हैं कूपिका। कूपिका, और बहुत सारे कूपिका हैं, इसलिए कूपिकाएँ। इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना। जो मैं लिखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इंग्लिश नाम, आप अभी हिंदी नाम याद रखिए, कूपिकाएँ। कूपिकाएँ किस में होती है? कूपिका कोश में, जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है चित्र में। और दोस्तों, ये जो है अंगूर के गुच्छों के समान होते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान, और लगभग 300 करोड़ आपके कूपिकाएँ आपके दोनों फेफड़ों में मिलाकर होते हैं दोस्तों। सोचिए 300 करोड़। तो आ जाइए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट कॉपी पर लेकर चलता हूँ, और देखिए लिखा हुआ है कूपिकाएँ। श्वसनिका के बाद कूपिकाएँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई। देखिए मैंने आपके लिए उच्चारण करके भी लिखा हुआ है, और देखिए स्टार लगा हुआ है। पेपर में पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है ना। 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेगा, ठीक है, कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आप बताएंगे कूपिकाएँ या एल्वियोलाई। तो देख रहे हैं दोस्तों, यही मुख्य है, इसके द्वारा ही आपका श्वसन का कार्य, मुख्य कार्य संपन्न होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हिंदी में मैंने आपको बताया श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या हैं? कूपिकाएँ या एल्वियोलाई। दोस्तों, आपको मैं इसका चित्र दिखाता हूँ।
और चित्र में आप देखिए बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के समान होता है ना, अंगूर के गुच्छे के समान होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों कूपिकाएँ कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल ये जो अनुक्रम है याद रखिएगा। वातक नली के बाद मैंने बताया आपको श्वसनी, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ब्रोंकाइयोस, है ना, मतलब क्या है ये जो है बहुवचन में लिखा हुआ है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी को ब्रोंकई, ठीक है, और श्वसनियों को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइयो द्वारा श्वास गुजरती है। तो इंग्लिश में भी देखिए लिखा हुआ है ना, ब्रोंकाइयोस, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश नाम भी याद रखना है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। श्वसनी के बाद श्वसनिका, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइयोल्स, ठीक है, ब्रोंकाइयोल्स। और मैंने आपके लिए उच्चारण करके भी लिखा हुआ है, तो आपके लिए बड़ा आसान है। उसके बाद आता है कूपिकाएँ या एल्वियोलाई, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। अब मैं आपको चित्र में कुछ और बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताता हूँ, फिर हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी दोस्तों आज की। फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों, ये देखिए फुफ फुस लिखा हुआ है, फुफ फुस, ये फेफड़े को बोलते हैं दोस्तों, फेफड़े को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। और मैंने आपको बताया ट्रैकिया के बाद लंग्स आ जाता है, और लंग्स में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया। और अगर आप लोग फिर से मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगा कि ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकई या श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आता है कूपिकाएँ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और इस प्रकार आप लोग पूरे अनुक्रम को समझ चुके हैं, नाक से लेकर कूपिकाओं तक। और आपको नोट्स के रूप में भी मैंने दिखा दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों यह जो फेफड़ा है हमारी पसलियों द्वारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और उसके बाद और बताऊं तो आपको पूछा जाता है किस झिल्ली द्वारा यह सुरक्षित रहता है। तो पसलियों के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्लूरल कैविटी मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लूरल कैविटी आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आता जाएगा। और प्लूरल कैविटी के अंदर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लूरल झिल्ली। इसके अंदर लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं सुरक्षित होते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका फेफड़ा जो है वक्षीय गुहा में होता है, और वक्षीय गुहा में एक और चीज़ क्या होती है? हृदय भी होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। और नीचे देखिए दोस्तों डायफ्राम लिखा हुआ है चित्र में। ये जो डायफ्राम है यहाँ एक मांसपेशी होती है दोस्तों, इसी के ऊपर फेफड़ा होता है, ठीक है। यह एक गुंबदनुमा, देखिए गुंबदनुमा मांसपेशी होती है डायफ्राम। पूछा जाता है किसके ऊपर रखा होता है? फेफड़ा। तो आप बताएंगे डायफ्राम के ऊपर। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े में अधिकतम 4 से 6 लीटर, कितना? 4 से 6 लीटर वायु रह सकता है। यह भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। और इसका मतलब इसका अधिकतम आयतन क्या है? 4 से 6 लीटर होता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है। तो ये जो डायफ्राम है
दोस्तों ये चपटा हो जाता है, नीचे झुक जाता है और हमारा वक्षी गुहा का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन कितने देर तक उसको झुका कर रखेंगे? तो जैसे ही वो ऊपर आता है हम लोग सांस छोड़ देते हैं, जिससे हमारे फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और वक्षी गुहा का आयतन भी कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, अपने पेट को कम दिखाने के लिए कई लोग पेट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपने, लेकिन कब तक रोक पाएंगे? तो वैसे ही जब हम लोग श्वास लेते हैं तब तक तो डायफ्राम को नीचे रोक लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमको सांस छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कब तक डायफ्राम को नीचे रोक कर रख पाएंगे? तो फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं, वैसे ही डायफ्राम ऊपर उठ जाता है और इसी प्रकार का काम चलते रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझको कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए लोग देख रहे हैं, और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।